मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में भाषण देने टाइम किसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कल क्या होने वाला था। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को ब्रिटिश नागरिक पीटर स्टेबनिस को एक इंटरव्यू देना था। सुबह 9:12 ऑफिस की तरफ इंदिरा गांधी चला। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी अपनी सिक्योरिटी में खड़ा बेहन सिंह को मुस्कुराते हुए देखा। दिन बेहन सिंह की आव भाव से ये नहीं लग रहा था कि उनके सामने कोई प्रधानमंत्री खड़ा है। बेहन सिंह ने अपनी सर्विस राइफल को निकाला और सामने खड़ी इंदिरा गांधी के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर दिया। गांधी कुछ समझ पाती, दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह ने भी गोली मारना चालू कर दिया इंदिरा गांधी को। मैक्सिन खाली कर दी इंदिरा गांधी के ऊपर, पूरा छल्ली कर दिया। लगभग 80 बुलेट 80 गोली मारा गया था इंदिरा गांधी। कभी अमेरिका तक भिड़ जाने वाला इंदिरा गांधी अपने ही बॉडीगार्ड के हाथों मारा जा चुका था और असहाय होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लगभग 5 महीने पहले मंदिर गोल्डन टेम्पल के अंदर वो ऑपरेशन जो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन करने की अनुमति दी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उनका बदला ले चुका था इंदिरा गांधी को मार के। ब्लू स्टार क्या था और क्यों हुआ था और पंजाबियों में सिखों में इंदिरा गांधी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों था? ऑपरेशन ब्लू स्टार को जानने से पहले पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर एक नजर। 1801 से 1839 तक राजा रणजीत सिंह का पंजाब पर कब्जा था। पंजाब में एक सिख साम्राज्य की स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के मौत के बाद ही अंग्रेजों ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। उनके बाद सिख के पास ना कोई लीडर था ना कोई संगठन के सभी मसले के ऊपर गुरुद्वारा उभरने लगे। गुरुद्वारा के धर्मगुरु धीरे धीरे अपना प्रभाव विस्तार करने लगा गुरुद्वारा के और सिख समाज के ऊपर। सिख चाहते थे अपने में कुछ लीडर हो, कोई ऐसा लीडर हो जो पूरा सिख समाज को लेके चल सके। बाद 1920 को अकाली मूवमेंट की शुरुआत कर डाली। गुरुद्वारा में रिफॉर्म लाना था और अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाना था। 175 सिखों ने मिलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाया, SGPC बनाया। इतनी बड़ी मूवमेंट चलने के बाद SGPC को लीगल मान्यता देने के बाद अंग्रेजों ने गुरुद्वारा एक्ट 1925 पास की। बाद गुरुद्वारा की जिम्मेदारी SGPC के पास हमेशा है और ऐसा नहीं कोई भी लीडर बन जाए, उनके लिए बाकायदा चुनाव होता है और चुनाव में जो जीत के आता वही उनकी कमेटी का सदस्य होता है गुरुद्वारा की, जो आज भी चल रहा है। उनकी जिम्मेदारी शिरोमणि अकाली दल और SGPC के पास था। ये अलग बात है, अंग्रेज लूटते रहे पंजाब को, भारत को, और इन लोग अपनी जगह कायम रहे। ये सोचते थे कि अंग्रेज अगर इंडिया को छोड़ के जाएगा, भारत को छोड़ के जाएगा, तो हम फिर से एक पंजाब, एक सिख साम्राज्य कायम करेंगे। लेकिन इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट के जाएंगे। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा। वर्ल्ड वॉर के समय भारत की आज़ादी की मांग तेज हो गया था। तब पंजाबियों या सिखों ने कहीं अलग देश या किसी की मांग नहीं की थी। पंजाब 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर रेजोल्यूशन आया, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी। पाकिस्तान कितना बड़ा होगा उनके लिए उनका राज्य चुन लिया गया था। बलूचिस्तान, सिंध समेत पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, और उनमें से आता है पंजाब। पंजाब का लगभग 60% आधा से ज्यादा पाकिस्तान को देना था। इस रेजोल्यूशन को आने के बाद ही पंजाबियों में, सिखों में बेचैनी बढ़ गई थी, क्योंकि पंजाब का 60% हिस्सा पाकिस्तान को देना था, पाकिस्तान में चला जाता। का एक बड़ा हिस्सा 2 टुकड़ों में बट जाता। उनका धर्म स्थल जो मंदिर वो भी चला जाता, रहन सहन पंजाबी बोलने वाला भी चला जाता। इसलिए पंजाबियों में बेचैनी बढ़ गई थी। इसीलिए अकाली दल ने इस बंटवारे को ना करने के लिए ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को मनाता रहा। लेकिन अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करने वाला, वो कहाँ सुनने वाला था।
अकाली दल का, वो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 1947 को भारत और पाकिस्तान के बंटवारा से ही पंजाब बहुत ज़्यादा वायलेंस और हिंसा चालू हो गया। उधर से सिख हिंदू पलायन होकर भारत आने लगा। तब भी पंजाबियों का ये एहसास था कि हमको पंजाब को एक देश बना दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हम राष्ट्र एक देश बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकाली दल धार्मिक मामले में एक ऑटोनॉमिक रहे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारा किया गया तब पंजाबियों को, सिखों को हिंदू की कैटेगरी में रखा। अब 1955 में पंजाब सूबा आंदोलन चालू किया, इसको अकाली दल लीड कर रहा। आंदोलन में सिखों ने एक ऑटोनॉमिक स्टेट की मांग की थी। उन दिन उन आंदोलनों के हेड मास्टर तारा सिंह थे। के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग करके पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया गया। इसका आधार पंजाबी भाषा था और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा का राजधानी बना दिया गया। अब पंजाबी बोलने वाले को एक राज्य मिल गया था। कुछ समय बाद पंजाब की 3 नदियां रवि, सतलज और बहस कैनाल सिस्टम बनाया गया और ये 3 नदी का पानी हरियाणा और राजस्थान को भी दिया गया। इसके बाद पंजाब के हिस्से में सिर्फ 23% पानी आया। इस फैसले में अकाली दल समेत और कुछ दल आंदोलन कर दिया और देखते देखते खालिस्तानी मूवमेंट चालू हो गया। 70 की दशक में चरण सिंह पंजी और डॉक्टर जगदीश सिंह ने खालिस्तान की पहली बार मांग की। 1980 आते आते खालिस्तानियों की अब आंदोलन सारे सीमा हद पार कर चुका था। कानून व्यवस्था, कानून, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका था और उस हिंसा के पीछे हाथ था जनरल सिंह भिंडरावाला। 1977 को भिंडरावाला के दमदमी टैक्साल के हेड बनाया गया। दमदमी एक सिखों के एक धार्मिक स्कूल था। भिंडरावाला धार्मिक भड़काऊ भाषण देने लगा था। पंजाबी नौजवान अब भिंडरावाले को अपना नेता मानने लगा था। भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी के पीछे कांग्रेस का भी हाथ था थोड़ा बहुत। 1977 में लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह हार गया था। अकाली दल और जनता दल की गठबंधन की सरकार बनी। इस बार अकाली दल के खिलाफ मुद्दा खोजने के लिए ने जनरल सिंह भिंडरावाले को आगे किया और उसके रिजल्ट देखने को मिला। 1980 के पंजाब की इलेक्शन में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती, सिंह को सीएम बनाया जाता है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने से भिंडरावाला की और रुतबा और ज्यादा बढ़ जाता है। भिंडरावाला जगह जगह लोगों के बीच में धार्मिक बयानबाजी, भाषण या भड़काऊ भाषण देने लगा था। पंजाब में भिंडरावाला बहुत ज्यादा फेमस होने के बाद अब उनका भिंडरावाला का एजेंडा बदलने लगा था धीरे धीरे। अब भिंडरावाला राजनीति से आगे जाके वो सिखों के बारे में सोचने लगा, अलग सोच रखने लगा और वो सिखों से ज्यादा अपने बारे में सोचने लगा। सबको एक ऑटोनॉमिक राज्य बना के राज करना चाहता था भिंडरावाला। चाहता था पंजाब सिखों का है, पंजाब से सिखों को छोड़ के कोई भी चला जाए, चाहे हिंदू हो, हिंदू चला जाए पंजाब से छोड़ के। पंजाबी या सिख हिंदी बोलने वाला और हिंदुओं को सपोर्ट करने लगा था, उनको मदद करने लगा था, उनको भी गद्दार करार दे के उनको भी मारा जाने लगा। जब केसरी की एडिटर को हिंदी बोलने वाले को सपोर्ट करने के लिए दिन दहाड़े मारा गया। के बावजूद 2 दिन बाद भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के छोड़ दिया गया। 2 दिन बाद अकाली दल और SGPC के लोग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेके कांग्रेस के ऊपर दबाव बनने लगा। जैसे भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी और उनको फेमस होते देख के कांग्रेस ने उसको टिकट भी दे दिया और कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट भी करने लगा। जब भिंडरावाले ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेके अकाली दल से जाके मिल गया, 1982 को भिंडरावाला और अकाली दल मिलके धर्म युद्ध नाम की एक आंदोलन चालू किया। कहने को तो एक शांतिपूर्ण था, लेकिन जहाँ पे भिंडरावाला हो वहाँ पे शांति हो सकता है। हिंदी बोलने वाला या हिंदुओं को जुल्म होने लगा, उनको मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा। पंजाब की सीएम इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने की कोशिश करने लगा। सीएम कुछ नहीं कर पाया। आनंदपुर रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करने लगा। अब अपने साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अंदर
हथियार, बंदूक, गोला, कुछ भी हो, हथियार इकट्ठा करने लगा था। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाला अकाल तख्त के ऊपर बैठ गया। ये अकाल तख्त पंजाबियों का सबसे बड़ा ऊंचा तख्त होता है। अकाल तख्त के ऊपर वो जाके बैठ गया। तख्त के ऊपर भिंडरावाला का बैठने का ये उनका रीजन था कि भारत सरकार उनके ऊपर कभी हमला नहीं कर पाएगा, मंदिर में घुस के या अकाल तख्त पर हमला नहीं कर पाएगा। ये आस्था से जुड़ा हुआ है। ये सोचते थे अगर ये हमला करे तो पूरा देश में दंगा फैल सकता है। भारत सरकार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी करने लगा। पंजाब में जब और ज्यादा हालत खराब होने लगा तो भारत सरकार टेंशन में आके रॉ के एक एजेंट को टास्क फोर्स ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन सनडाउन। प्लान के मुताबिक गुरु नानक निवास के ऊपर जो भिंडरावाला बैठा था उनको चुपचाप वहां से उठाने वाला था रॉ के जो स्पेशल टास्क फोर्स था ऑपरेशन सनडाउन। इंदिरा गांधी ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। इंदिरा गांधी सोचते थे इस तरह अगर खुफिया कुछ ऑपरेशन करने लगे तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। इंदिरा गांधी बातचीत को ज्यादा तवज्जो देने लगा, लेकिन भिंडरावाला बातचीत में कैसे आ जाता जिनका काम ही हिंसा फैलाना हो, और ज्यादा वायलेंस चालू हो गया। हिंसा 30 अप्रैल 1983 को डिप्टी इंस्पेक्टर अवतार सिंह को दरबारा सिंह के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मारा गया। 2 दिन तक उनका लाश वहीं पड़ा रहा। भिंडरावाले की आदेश के बाद लाश को वहां से हटाया गया। अब सोच सकते हो कैसा हालत था। घटना की कुछ वक्त बाद 6 बसों को रोका गया, उसके पैसेंजर को निकाला गया और उनको मार दिया गया। ये 2 घटना के बाद अब भारत सरकार की सब्र का बांध टूट चुका था। अब इंदिरा गांधी फुल फेज ऑपरेशन का अनुमति चुका था। भिंडरावाले को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। 30 मई 1984 को में मेजर कुलदीप ब्रार को फोन करके इमरजेंसी मीटिंग की जानकारी दी गई। हेडक्वार्टर से निर्देश होने के बाद ही हेडक्वार्टर पहुंच गया था मेजर कुलदीप सिंह ने। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद ही मेजर कुलदीप सिंह को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया गया और उस ऑपरेशन को कमांडिंग करने के लिए उनको बताया गया कि आप इस ऑपरेशन का कमांडिंग चीफ हो। बताया गया पंजाब की हालत बहुत ही खराब है। भिंडरावाला ने पूरा गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में कर रखा है। अगर सख्ती से काम नहीं किया गया तो पंजाब हाथों से निकल सकता है भारत सरकार के। जून 1984 को पंजाब के ऊपर बढ़ती हिंसा के ऊपर संबोधित होते हुए इंदिरा गांधी ने कहा बातचीत करने के लिए चाहते हैं, भिंडरावाले को हम शर्त या उनका बात सुनना चाहते हैं, लेकिन भिंडरावाला हमारा बातचीत में आ ही नहीं रहा, बातचीत कर ही नहीं चाह रहा। जून 1984 को पाकिस्तान की बॉर्डर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसी दिन भारत सरकार ने पूरे गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर के रखा था। जून 1984 को एक आर्मी के ऑफिसर को सिविल ड्रेस में मंदिर के अंदर भेजा गया ताकि वो अपने लोकेशन देख सके कि अंदर कैसे कौन सी जगह पे भिंडरावाला और उनके साथियों है। जून 1984 को सुबह ही सुबह ब्लैक जर्सी में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडर ने अटैक चालू कर दिया भिंडरावाले के ऊपर। कमांडर को गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेराबंदी करके अकाल तख्त तक पहुंचना था, लेकिन कमांडर कुछ आगे बढ़ पाता। भिंडरावाला और उनके साथी मिलके इतना ज्यादा भयानक हमला किया कमांडर के ऊपर, ऑटोमेटिक हथियार से अंदर पीछे हटने लगा और सेना समझ गया था 45 मिनट के अंदर कि ये बहुत मुश्किल बढ़ी रहा है और कुछ सेना शहीद भी हो गया था। इसके बाद मेजर कुलदीप सिंह ब्रान ने सेना को कहा कि अंदर छुपे खालिस्तानी मिलिट्री के ऊपर स्नैड ग्रेनेड फेंका जाए, और ये दाव भी उल्टा पड़ गया सेना का, क्योंकि खालिस्तानी जो अकाल तख्त पर बैठा था वो पहले से खिड़की दरवाजा जो भी है वो बंद करके रखा था। जो सेना जब स्नैड ग्रेनेड फेंकने लगा तो उल्टा सेना के ऊपर वो आ जा रहा था, इससे सेना को और ज्यादा नुकसान होने लगा। इधर रात ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा था, सुबह आने का डर भी है सेना को, क्योंकि अगर सुबह हो जाता तो आम पब्लिक को खतरा था, आम पब्लिक मंदिर के अंदर आ जाता, तब ऑपरेशन करने में और भी ज्यादा दिक्कत आ सकता था। इसलिए तीनों सेना मिलके एक प्लान का एक साथ हमला करने का प्लान कर लिया।